नमस्कार। जनादेश में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। जनादेश यानी 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। जनादेश में बात होगी आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां, और दिखाएंगे आपको ग्राउंड रिपोर्ट। साथ ही जानेंगे जमीनी सियासी हकीकत राज्यों में मौजूद अपने संवाददाताओं के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की। और सबसे पहले बात राजस्थान विधानसभा चुनाव की, जहां पेपर लीक मामले में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं पर ईडी की रेड के बाद अब राजनीति काफी गर्मा गई है। बीजेपी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर हमलावर है। वहीं कांग्रेस एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगा रही है, लेकिन इन सब ने राजस्थान के रण की तपिश काफी बढ़ा दी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की राजनीति चरम पर पहुंच चुकी है। अब पेपर लीक मामले में कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं पर ईडी के एक्शन को लेकर बीजेपी हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि अशोक गहलोत सरकार ने भ्रष्टाचार के नए मानक बनाए हैं। प्रदेश में पेपर लीक की श्रृंखला ने लाखों युवाओं का भविष्य अंधकार में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि लगातार 19 पेपर लीक का खुमियाजा राजस्थान के 70 लाख युवाओं को भुगतना पड़ा है और इस कार्रवाई से पेपर लीक से पीड़ित युवाओं के मन में न्याय की उम्मीद जगी है। 18वें पेपर लीक के बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड आंदोलन राजस्थान प्रदेश के हर एक जिले में खड़ा किया और उसके बाद जिस तरह की परिस्थितियां बनी, और तब दबाव में आकर के गहलोत सरकार को कुछ फौरी तौर पर कार्रवाई करनी पड़ी और कार्रवाई कुछ कदम चली थी। हम सब के संज्ञान में है कि आरपीएससी के सर्विंग मेंबर को जेल जाना पड़ा और इसके साथ साथ में कांग्रेस सरकार के द्वारा मंत्री पद का दर्जा दिए गए व्यक्ति को भी रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पेपर लीक के इस प्रकरण में ईडी के प्रवेश के बाद में इसके सरगना की गिरफ्तारी हुई और सरगना की गिरफ्तारी के बाद में जिस तरह के तार जुड़ते हुए प्रतीत हुए, उनके चलते हुए ईडी ने जो हालिया कार्रवाई की है, उन कार्रवाइयों का परिणाम यह है कि आज सरकार बैकफुट पर है और बौखलाई हुई नजर आ रही है। पेपर लीक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की। इस बार ईडी के निशाने पर कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा चढ़ गए। ईडी ने डोटासरा के अलावा महुआ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश हुड्डा के आवास समेत कई ठिकानों पर छापे मारे। वहीं विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम में कथित अनियमितताओं के मामले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को समन जारी किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भड़क गए और केंद्र पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा दिया। टाइम का हर राज्य में कहते हैं कि आप जांच सीबीआई को दे दीजिए, ये क्रेडिबिलिटी होती है। आज उल्टा हो रहा है। तो आज जो स्थिति है वो चिंताजनक स्थिति है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का कहना है कि अगर वो दोषी नहीं है तो पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन अगर दोषी होंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे। युवाओं के भविष्य पे हथौड़ा चलाने का काम गहलोत सरकार ने काम किया है और उसमें बहुत बड़े पैसे का लेन देन हुआ है। नहीं तो 17 बार पेपर कैसे लीक होता है। और यह जो कार्रवाई हो रही है, अपने जो भी इनपुट होगा उसके आधार पे सब स्वतंत्र एजेंसीज हैं अपना कार्रवाई कर रही हैं। सभी को स्वागत करना चाहिए कि अगर निर्दोष है तो नहीं फंसेंगे, अगर गलत है तो जरूर फंसेंगे। राजस्थान की जनता जानती है कि पेपर लीक में बहुत बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है और उसमें सरकार के बड़े बड़े लोग, मंत्री से लेकर बड़े बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व थे। ईडी ने जून में भी इस मामले की जांच के सिलसिले में राजस्थान में कई स्थानों पर छापे मारे थे। जांच एजेंसी ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा के अलावा अनिल कुमार मीणा और भूपेंद्र सरन नामक 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया है। डीडी न्यूज के लिए विशाल बैरिस्टो और शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो सीधी तौर पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है राजस्थान में, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर को लीक करने के जरिए। और इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल बैरिस्टो इस वक्त मौजूद हैं। विशाल, नमस्कार आपका।
और स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और सबसे सीधा सवाल यही, जैसा कि हमने कहा कि आरपीएससी का मामला, किसी भी पीसीएस की बात हो, चाहे वो किसी भी राज्य की बात हो, जब युवा फॉर्म भरते हैं कि उम्मीद होती है कि ये सब कुछ जो भी एग्जाम्स हैं वो सही तरीके से, उनके भविष्य की बात है। लेकिन राजस्थान में 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 17 बार पेपर लीक हुआ है और ऐसे में कार्रवाई तो जायज़ है, इसका विरोध फिर क्यों? असीम, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जब हम बात कर रहे हैं आरपीएससी की, तो आरपीएससी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ राजस्थान के ही एस्पिरेंट्स उसमें कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, पूरे हिंदुस्तान से लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और हमने देखा कि अदर स्टेट्स के बच्चे भी पूरे साल तैयारी करते हैं, फॉर्म भरते हैं, फीस भरते हैं, और काफ़ी बार उनको नाउम्मीदगी इसलिए होती है कि पेपर में और कंपटीशन में बैठने से पहले ही पेपर लीक हो गया और पेपर आउट हो गया है और अब कंपटीशन नहीं होगा। तो उनकी जो तमाम तैयारी है वो पूरे भारत के युवाओं के ऊपर के सपनों पर कुठाराघात है, क्योंकि कितना फ्रस्ट्रेशन उनको होता है। और बार बार गोविंद सिंह डोटासरा का नाम उसमें आया। हम सब जानते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा, जिनको शिक्षा मंत्री बनाया था अशोक गहलोत ने, और पहले वो कांग्रेस के चीफ विप भी रह चुके हैं, और कांग्रेस में वो अशोक गहलोत के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। अभी वो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं और आज उनके अलग अलग ठिकानों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापे मारे, और जयपुर के साथ सीकर और लक्ष्मणगढ़ में भी उनके घरों पर छापे मारे गए। और इसके अलावा जो ओम प्रकाश हुड्डा है, जो पिछली बार एक निर्दलीय उम्मीदवार थे, निर्दलीय विधायक थे, उन्होंने बाहर से कांग्रेस को सपोर्ट किया, अशोक गहलोत सरकार को बचाया, और उसका इनाम ये मिला कि उनको इस बार महुआ से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाकर उतारा गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है वो ये कि वैभव गहलोत, जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, अशोक गहलोत के बेटे भी हैं, और चुनाव भी लड़ चुके हैं सांसद का, और बुरी तरह हारे थे। वो जोधपुर से उन्होंने चुनाव लड़ा था गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ। लेकिन आज का जो दिन है वो एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि अशोक गहलोत काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहे थे कि सचिन पायलट से उनका ऊपरी तौर पर पैचअप हो गया है, और बार बार वो कह रहे थे कि हमने बहुत अच्छा काम किया है और हम लोग जो है इस चुनाव में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उतर रहे हैं। लेकिन आज का जो दिन है ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है राजस्थान चुनाव के लिए, जो 25 तारीख को तय करेगा कि राजस्थान में किसकी सरकार होगी। बिल्कुल, लेकिन ये सारा मुद्दा बहुत गर्म है, बहुत से जो एस्पिरेंट्स हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं, और क्या कुछ ये सियासी मुद्दा बन चुका है, अब इसके क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेंगे आने वाले चुनाव में, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे मध्य प्रदेश चुनाव की। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच शुरू तकरार थमने का नाम नहीं ले रही है। अब सीतापुर जिला कारागार में बंद सपा नेता आजम खान ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से मिलने से ही इनकार कर दिया है। अजय राय गुरुवार को उनसे मुलाकात करने आ रहे थे और वो लखनऊ से निकल भी चुके थे। इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक कयास भी लगाए जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा था कि मुस्लिम वोट बैंक को साधने में कांग्रेस इस मुलाकात से असर डाल सकती है। जानकारी के मुताबिक आजम खान ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। जेल प्रशासन के मुताबिक, नियम के मुताबिक सप्ताह में आप सिर्फ एक मुलाकात कर सकते हैं, इसका नियम है। बुधवार को आजम के बेटे अदीब ने मुलाकात कर ली। अब अगली मुलाकात अगले सप्ताह ही संभव है। वहीं जेल के सूत्रों के मुताबिक आजम ने जेल के अधिकारियों से कहा है कि वो किसी भी राजनेता से नहीं मिलना चाहते हैं, वो सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही मिलना चाहते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन ने कांग्रेस के इस योजना को लेकर स्पष्ट तौर पर कहा है कि आजम खान के इस तरह की मुलाकात में कोई दिलचस्पी नहीं है। दरअसल इंडी गठबंधन के दोनों घटकों के बीच पिछले कुछ दिनों से मतभेद पूरी तरह से उभर कर सामने आ गए। इससे पहले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियों के बीच सीटों के तालमेल को लेकर विवाद तब सामने आया था जब दोनों ही दलों ने एक दूसरे के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारे थे। दोनों ही पार्टियों के बीच इसको लेकर सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी भी हुई थी। और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस की पहले की सरकारों की जन विरोधी नीतियां हैं, जिनकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस के जो पाप हैं वो अजय राय के माननीय आजम साहब से मिलने जाने से धुलने वाले नहीं है। बढ़ेंगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की, जहां धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर से गर्माता जा रहा है। खासकर बस्तर इलाके में इस मुद्दे को लेकर बीजेपी आक्रामक रुख अख्तियार कर रही है।
स्थानीय लोग भी मानते हैं कि हाल के सालों में धर्मांतरण के मामले काफी बढ़े हैं और इसे लेकर होने वाले विवाद भी काफी बढ़े हैं। पर कांग्रेस का कहना है कि उसके शासनकाल के दौरान बस्तर में एक भी धर्मांतरण नहीं हुआ है। हमारे सहयोगी सोमेश पटेल की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। नक्सलवाद का गढ़ कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के बस्तर में अब धर्मांतरण की आग जल रही है। ताजा मामला जगदलपुर जिले की चित्रकूट विधानसभा का है, जहां बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मिशनरी के जाल में फंसकर कई आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपना लिया है। इससे स्थानीय आदिवासियों के बीच आपसी संघर्ष बढ़ गया है। प्रशासन से शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बस्तर में धर्मांतरण बहुत सारा हुआ है और इसके कारण ना बस्तर में अशांति है। जो गांव में झगड़ा कभी नहीं होता था, आज धर्म के विषय में झगड़ा होता है। नहीं तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि धर्म के विषय में झगड़ा होता था। 40-45 जन आपस हो गए हैं। अभी 3 या 4 परिवार बच गए हैं। तो शासन प्रशासन ध्यान नहीं देता क्या इसको? ये ध्यान नहीं देते हैं। कई बार यहाँ से गांव वाले पूरा बैठ के गए थे, आज तक कुछ नहीं हुआ है। पहले भी, उससे पहले था भी नहीं अपने गांव में। इसी 4 साल में ज़्यादा हो गए हैं। और चर्च में उद्घाटन करने जाता है दीपक भाई जी। धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर हुए विवाद ने बस्तर इलाके में सियासी सरगर्मी भी बढ़ा दी है। विधानसभा चुनाव में बस्तर की 12 सीटों पर धर्मांतरण बड़ा मुद्दा बन गया है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस सरकार में धर्मांतरण के मामले तेजी से बढ़े हैं। उनका कहना है कि तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के चलते कांग्रेस धर्मांतरित करने वाले लोगों को आश्रय देती है। इस क्षेत्र के मंत्री हैं कवासी लखमा और इस प्रदेश के कांग्रेस के मुखिया दीपक बैज जी इसी क्षेत्र से हैं। ये जगह जगह जाके चर्चों का उद्घाटन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि धर्मांतरण हो नहीं रहा है। धर्मांतरण नहीं हो रहा है तो आज आदिवासी जो यहाँ की मूल संस्कृति के लोग हैं और जो धर्मांतरित आदिवासी हैं, जो धर्मांतरित करके अपना धर्म बदल लिए हैं, इनमें वर्ग संघर्ष की स्थिति पूरे प्रदेश में पैदा हो गई है। और उस प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो संघर्ष वाली स्थिति है वो बस्तर के इंटीरियर जिले हैं, जहाँ पे भारी पैमाने पे एक धर्मांतरित ईसाई मतलब कांग्रेस का एक वोट बढ़ता है। और इसलिए वोट की राजनीति के लिए जिस प्रकार से धर्मांतरण हो रहा है। हालांकि कांग्रेस इन आरोपों से इनकार करती है। उसका कहना है कि कांग्रेस सरकार धर्मांतरण के मुद्दे को बहुत ही गंभीरता से लेती है और कांग्रेस शासनकाल के दौरान बस्तर में एक भी धर्मांतरण नहीं हुआ है। हमारे कार्यकाल में बता दे कोई एक भी धर्मांतरण हुआ है? आज जहां भी मृत्यु भी हो रही है उनको दफनाने नहीं दिया जा रहा है। उनको पूछ लीजिए कि वो कब धर्मांतरण हुआ है। वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जो है ना, इस मुद्दे को अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग कर रही है। हालांकि जिस प्रकार बस्तर संभाग में जनजातीय समाज धर्मांतरण से प्रभावित हुआ है, ऐसे में जानकारों की माने तो ये मुद्दा विधानसभा चुनाव पर असर डाल सकता है। बस्तर में धर्मांतरण प्रमुख मुद्दा है। भले ही दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई यही है कि कई सालों से बड़े पैमाने पर धर्मांतरण की प्रक्रिया जारी है। सोमेश पटेल, बस्तर, डीडी न्यूज। तो धर्मांतरण का मुद्दा काफी गर्माता जा रहा है। इस बार के चुनाव में भी ये काफी मुद्दा गर्माया हुआ है। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाते हुए हमर राज पार्टी बनाने वाले अरविंद नेताम भी विधानसभा चुनाव में इस बार ताल ठोक रहे हैं। हमारे सहयोगी नीरज सिंह से बातचीत में उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ का आदिवासी आज भी अपने अधिकारों के लिए जूझ रहा है। उन्होंने भूपेश बघेल सरकार पर जनजातीय समुदाय की अनदेखी करने के आरोप भी लगाए हैं। हमार राज पार्टी के संस्थापक अरविंद नेताम जी इस समय हमारे साथ हैं। आपको बताते हैं, अरविंद नेताम जी 2 बार मंत्री रहे हैं। इंदिरा गांधी की सरकार में मंत्री रहे, पीवी नरसिंह राव की सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन अब अपनी पार्टी बनाकर छत्तीसगढ़ की चुनावी मैदान में है। सर, 50 सीटों पर आपने लड़ने का वायदा किया, लंबे समय तक आप कांग्रेस ही रहे, फिर क्या जरूरत थी कि कांग्रेस के सामने ही उम्मीदवार आपने उतार दिए? राजनीति में राजनीतिक दल बनाना बहुत कठिन काम होता है और खासकर आदिवासियों के लिए। हम लोग कोई शौक नहीं कि राजनीतिक दल बनाओ और राजनीति में उतरो।
हमारा भी जो है कि अब संवैधानिक के जो अधिकार थे बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया वो खतरे में है, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। जल जंगल जमीन के अधिकार खत्म हो रहे हैं। पेशा कानून बनाए हम लोगों ने बनाया था 1996 में। अब वो पेशा कानून में जो थोड़ा बहुत समाज को अधिकार दिया गया था पार्लियामेंट ने, उस अधिकार को इस सरकार ने, भूपेश सरकार ने खत्म कर दिया। हमने बनाए, हमारे सामने ने खत्म कर दिया। तो हम सरी के आदमी के लिए तो ये तो बड़ा चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। 50 सीटें वो आपको गद्दी तो नहीं दिलाएंगी, तो आखिर ये लड़ाई किस लिए? पिछले चुनाव में हमारी आंदोलन की वजह से इतनी बड़ा रिजल्ट जो कांग्रेस पार्टी को मिला, हमारे सर्व आदिवासी समाज जो सामाजिक मंच है उसके आंदोलन की वजह से ये रिजल्ट, हमारा भी कंट्रीब्यूशन रहा है ये आंदोलन का। तो अब उसके बाद तो ये सोचते हैं कि भाई कि हम अपने बलबूते पे लड़े हैं, कांग्रेस पार्टी ये है, वो अच्छी बात है भाई। अब किसको नुकसान होगा ये नहीं होगा ये मेरा सोच का विषय नहीं है। हम तो ये है कि इस प्रदेश में समाज को जगाओ और अपने अधिकारों के चेताने के लिए, ताकि सतर्क हो जाओ। अब खतरे की घंटी तो शुरू हो गई। लेकिन अगर आप देखें कि कुछ सीटें अगर आप जीतते हैं और छत्तीसगढ़ के अंदर अगर हंग असेंबली जैसी स्थिति बनती है, तो फिर अरविंद नेताम किधर जाएंगे? अब देखेंगे, जब आएगा तब देखेंगे। तो आपको मनाने की कोशिश नहीं हुई कांग्रेस के द्वारा? क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार गए, आप पहले भी गए और बीच बीच में आपको मनाया भी गया, तो इस बार नहीं कोशिश हुई कि इतने बड़े नेता जा रहे हैं, इलेक्शन सिर पे है और नुकसान हो सकता है पार्टी को? नहीं, देखिए ऐसा है, कुछ लोगों ने प्रयास जरूर किया, सेंट्रल लीडरशिप के नेताओं ने, पर राज्य के नेताओं ने नहीं किया। राज्य के नेता तो चाहते थे कि यहाँ से खिसके, यही एक ब्यूटी है। मैं मध्य प्रदेश में भी देखा है और छत्तीसगढ़ में भी देख रहे हैं। केवल इंडिविजुअल नहीं है, पूरे ट्राइबल कम्युनिटी के साथ। अरविंद नेताम जी जो बता रहे थे कि जो पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने बनाई है उसका लक्ष्य क्या है। कांग्रेस पार्टी तमाम बात जरूर करती है आदिवासी मुद्दों को लेकर, आदिवासियों की भलाई को लेकर, लेकिन अरविंद नेताम जी का ये कहना है कि ये सिर्फ ऊपरी दिखावा है, अंदर तक अभी भी बहुत सारे ऐसे कामों की जरूरत है आदिवासी समाज को, ताकि उनको उनका हक मिल सके। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज। और हमारे सहयोगी नीरज सिंह इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ ग्राउंड जीरो से, दंतेवाड़ा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, आपका स्वागत है जनादेश में। और हमने जो स्टोरी दिखाई, सबसे पहले तो मैं आऊँगा आपके पास धर्मांतरण वाले इशू को लेकर, क्योंकि ये सिर्फ इसी साल और अभी का ही ये मुद्दा नहीं है, बीते कई वर्षों से ये मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। और अब स्थिति ये आ गई है नीरज कि अब वर्ग संघर्ष की स्थिति हो गई है, कई लोग एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए हैं। ऐसे में इस वक्त ग्राउंड जीरो पे आप मौजूद हैं, क्या कुछ स्थिति है? देखिए, बिल्कुल आसिम, आप सही कह रहे हैं कि ये अभी से नहीं है, बल्कि बड़े लंबे समय से यहाँ पर धर्मांतरण का जो खेल है वो खेला जा रहा था। आप देखें 2001 की जो जनगणना है, और यहाँ पर जो ईसाई कम्युनिटी थी वो 4,10,000 के करीब थी, और 2011 में अगर हम ईसाई कम्युनिटी की खासतौर से अगर हम बात करें धर्मांतरण की वजह से, वो जो संख्या है वो बढ़कर 4,90,000 हो गई, और अभी 13 साल तक गणना नहीं हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जो स्थिति है यहाँ पर धर्मांतरण को लेकर है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो आवाज है और जो अपनी बात है वो उठाती रही है। अब संघर्ष क्यों हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि सबसे पहले ईसाई कम्युनिटी के द्वारा यहाँ पर कुछ जो इलाके हैं, चाहे हम बस्तर की बात करें, इसके अलावा चित्रकूट का इलाका, जगदलपुर का इलाका है और नारायणपुर का इलाका है, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पहले प्रार्थना सभा के नाम पर पहले एक अस्थायी शुरुआत होती है, बाद में उसको पक्का जो चर्च है उसका रूप दे दिया जाता है। अब जो संघर्ष है वो भाई और भाई के बीच में क्यों हो रहा है कि कुछ गांव के कुछ लोग उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, उनका धर्मांतरण हो जाता है, और जो दूसरे जो आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं उनमें आपसी टकराव होता है। हालांकि कुछ लोग वापस भी आए हैं और आदिवासी जो समुदाय, हिंदू समुदाय, उसमें वापस भी कन्वर्ट हुए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर संघर्ष बना हुआ है। और आप समझ सकते हैं कि जनवरी में इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन छत्तीसगढ़ में देखने को मिला था, खासतौर से जो नारायणपुर है वहां पर
पुलिस के अधिकारियों पर जो हमला है वो तक हो गया था। तो आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर इस मुद्दे को लगातार जोर शोर से उठा रही है और जिस तरीके से आदिवासी समुदाय लगातार इसके खिलाफ आवाज उठाता रहा है उसको देखकर लगता है कि बस्तर में चुनाव के समय जरूर ये मुद्दा गरमाएगा और इसका जो असर है वो चुनाव परिणामों पर दिखाई भी दे सकता है। बिल्कुल, इसका असर चुनाव नतीजों पर भी पड़ सकता है। दूसरी जो अहम खबर आपने जिनका इंटरव्यू लिया अरविंद नेताम जी का, नीरज, हम जानते हैं कि अरविंद नेताम कांग्रेस से बहुत सालों तक वो कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे, नेता रहे, उनकी उम्र भी 85 साल के आसपास है। ऐसे में उनका ये कहना कि जो पेशा कानून है, जो जल, जंगल और जमीन के अधिकार हैं, उनसे नेताओं को, उनसे वहाँ के आदिवासियों को, आम लोगों को बेदखल कर दिया गया, उनकी बातों को नहीं सुनी गई, इसलिए वो कांग्रेस से अलग हो गए। ये कितना डेंट, ये कितना नुकसान पहुंचा गया इस बार के चुनाव में अरविंद नेताम? देखिए, बिल्कुल एक बड़ा डेंट दे सकते हैं और आप देखें कि जब भानु प्रतापपुर में उपचुनाव हुए थे तो अरविंद नेताम ने एक आदिवासी समुदाय के एक नेता को उस उपचुनाव में खड़ा कर दिया था और वो कह सकते हैं कि अचानक से खड़ा हुआ था और ना तो पार्टी का सिंबल था, बस आदिवासी नेता था। उसके बावजूद भी 20,000 के करीब जो वोट हैं वो उपचुनाव में वो आदिवासी समुदाय का जो व्यक्ति चुनाव में खड़ा हुआ था वो ले आया था। आप देखें कि अब अरविंद जो नेताम है 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करें, उन 50 सीटों में ज्यादातर आदिवासी समुदाय से आने वाली सीटें हैं। तो निश्चित तौर पर 2018 का जब चुनाव हुआ था तो अरविंद नेताम ने कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा संघर्ष किया था आदिवासी समुदाय के बीच में। उनकी जो छवि है एक समाज सेवक के रूप में और सब तमाम जो आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं उनको काफी मानते हैं और इस बार आदिवासी समुदाय के पार्टी बनाकर और आदिवासी समुदाय के लोगों को खड़ा करके ये निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से आदिवासी समुदाय को लेकर लगातार बात करती है कि हम आदिवासी समुदाय को लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी समुदाय का एक बड़ा नेता जिसे कि कांग्रेस पार्टी में उपेक्षा हो रही थी, उसने कांग्रेस पार्टी के सामने आकर और एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई और पॉलिटिकल पार्टी के 50 के करीब जो उम्मीदवार हैं वो चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए इसकी भरपाई करना काफी मुश्किल होगा। अब ये चुनावी जो परिणाम है वो बताएंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा और ये बताया कि जो राज्य का जो नेतृत्व है वो उनको किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं कर रहा था और जो आदिवासी समुदाय की जो तमाम मुद्दे हैं उसको हल करने के लिए राज्य का जो नेतृत्व है बिल्कुल भी इच्छुक नहीं था। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के सामने होगी, क्योंकि पिछली बार बस्तर में सबसे ज्यादा जो विजय है या सबसे कह सकते हैं कि प्रचंड विजय कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, तमाम सीटें उन्होंने जीती थी और उसमें अरविंद नेताम की एक बड़ी भूमिका थी। तो इस बार उनकी पार्टी चुनाव में उतरेगी तो एक बड़ा डेंट कांग्रेस पार्टी को कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, इन तमाम बातों को बहुत ही आसान तरीके से हमें समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे मिजोरम चुनाव की। देखिए, मिजोरम में महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक अधिकार तो हासिल हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से उन्हें काफी दूर रखा गया है। राजनीतिक विशेषज्ञों द्वारा उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जो महिलाएं बूथ या प्रचार में नजर आती थीं वो विधानसभा में भी दिखाई देंगी। राजनीतिक विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों को महिला सशक्तिकरण के लिए आगे आना होगा, तभी ये एक जन आंदोलन बन पाएगा। मिजोरम में आधी आबादी को राजनीतिक मैदान में अभी तक उचित हक नहीं मिल पाया है। राज्य की 40 सदस्य विधानसभा के लिए 7 नवंबर को होने जा रहे चुनाव में नामांकन दाखिल करने वाले 174 उम्मीदवारों में से सिर्फ 16 महिलाएं हैं। मौजूदा विधानसभा में एक भी महिला विधायक नहीं है। 1987 के विधानसभा चुनाव के बाद 2014 में हुए उपचुनाव में ही राज्य को एक महिला विधायक मिली। ये भी हैरान करने वाले आंकड़े हैं कि मिजोरम में अब तक सिर्फ 4 बार ही महिला विधायक चुनी गई हैं। जानकारों की माने तो मिजोरम में बूथ या प्रचार के लिए तो महिला नेताओं की सहायता ली जाती है, लेकिन जब उम्मीदवारी की बात आती है तो सभी राजनीतिक दल चुप्पी साध लेते हैं। हालांकि वो ये भी मानते हैं कि लंबे समय से महिलाओं की तरफ से भी राजनीतिक अधिकारों को लेकर कोई खास प्रयास नहीं हुआ है। The political structure is such that, like the society, which is a patriarchal society, even the internal structure of the political party is very, very patriarchal. So, seeing a woman at the top level is not very common. It's very rare.
मतदाताओं की संख्या पे नजर डालें तो पता चलता है कि मिजोरम में पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में करीब 4,13,000 पुरुष मतदाता हैं, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 4,39,000 है। मतदान में भी महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के मुकाबले ज्यादा रहती है। 2013 के विधानसभा चुनाव में जहां 82.12% महिलाओं ने मतदान किया था, वहीं सिर्फ 79.5% पुरुषों ने ही वोट डाले थे। 2018 के चुनाव में भी महिलाओं का मतदान प्रतिशत 81.09% रहा, जबकि 78.92% पुरुषों ने लोकतंत्र के उत्सव में हिस्सा लिया। जानकार भी मानते हैं कि राज्य की महिलाएं मतदान तो बढ़ चढ़कर करती हैं, लेकिन राजनीतिक अधिकार लेने में पीछे हैं। I think with discourse, discussion, awareness in educational institution, and putting out role models for young women, I think that is a step that we can take. An institution like ours, we try our best to inculcate political awareness education to women. We do ask them to participate, and I think in next election there will be more women coming up. हालांकि मिजोरम के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में महिलाएं अहम भूमिका अदा करती हैं। जमीनी स्तर के चुनावों में भी महिलाओं की भागीदारी है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ये गौण हो जाती हैं। ऐसे में विधायिका में महिलाओं को 1/3 आरक्षण सुनिश्चित करने वाला महिला आरक्षण कानून मिजोरम की महिलाओं के लिए नई उम्मीद है। Or we have in municipality, we have 33% women's reservation. Yes, in that way, that has been, upheld and uplifted. But that grassroots women's participation is not seen, or it's not reflected at the state political level. So, hoping that with the implementation of the Women's Reservation Bill in the Lok Sabha and State Legislative Assembly, that now the government will have to, follow that policy, that the act and, reservation, that more women's around, 33% is like around 10-12 women will be like, seen in once that law will be implemented. जानकारों का मानना है कि प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों को महिला सशक्तिकरण के लिए आगे आना होगा, तभी महिलाओं को उनका उचित हक मिल पाएगा। उम्मीद है महिला आरक्षण कानून लागू होने के बाद मिजोरम की महिलाएं राजनीति में अपनी भूमिका को सशक्त कर पाएंगी, जो एक विकसित समाज के लिए जरूरी है। डीडी न्यूज के लिए आइजोल से विक्रमजीत सिंह की रिपोर्ट। तो इसके साथ ही जनादेश के आज के सेगमेंट में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।